हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कॉमर्स टॉपर क्लासेस में मैं आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ रहे हैं, आप 11th में हो या 12th में हो, आपका ग्रेजुएशन हो या आप कहीं भी अकाउंटेंट की पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं, आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि आप कहीं भी हो, किसी भी क्लास में हो, आपको जर्नल एंट्री करना पड़ता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जनरल एंट्री क्या होता है। आपको जनरल एंट्री मिलती है और जनरल एंट्री में आपको एक चीज़ को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट करना पड़ता है। ये डेबिट क्रेडिट का प्रोसेस आप किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, ये आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आप गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए, आज हम आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में अवेयर करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, आप सब लोग जानते होंगे, यूट्यूब पे आप कहीं भी अपने क्लासेस में भी, स्कूल्स में भी पढ़े होंगे कि एक गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग एक ही होता है। ठीक है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन मैंने इन दोनों को मतलब गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को मैंने दो प्रोसेस में बाइफरकेट कर दिया है। पहला ट्रेडिशनल और दूसरा मॉडर्न। मतलब हम आपको ट्रेडिशनल गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग तो बताएंगे ही बताएंगे, दूसरा हम आपको मॉडर्न गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी ज़रूर बताएंगे। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपको ये एंट्री, मतलब आपको ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग तो पता होता है, लेकिन तब भी आप एंट्रीज नहीं कर पाते हैं। आपको कोई भी, आपके टीचर्स, आप किसी भी पेपर में, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर कोई भी एंट्री आ जाती है तो आप यही सोचने में टाइम लगा देते हैं कि ये पर्सनल अकाउंट है या ये रियल अकाउंट है या ये नॉमिनल अकाउंट है। अधिकतर बच्चों को यही नहीं मालूम होता है कि ये जो है ये कौन से अकाउंट से बिलोंग कर रहा है। क्योंकि जब तक उन्हें ये नहीं मालूम चलेगा कि वो कौन से अकाउंट से बिलोंग कर रहा है, तब तक वो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के रूल को नहीं लगा सकते हैं। मतलब कि उनको पूरा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में जानकारी होने के बाद ही वो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को अपने प्रोसेस में ला सकते हैं। तो चलिए, हम आज जानते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट ये करते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट। सेकंड इज रियल अकाउंट और तीसरा हमारा नॉमिनल अकाउंट है। अब हम आपको गोल्डन रूल ऑफ बताएंगे। सबसे पहले हम आपको पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बताएंगे, फिर दूसरा हम आपको रियल अकाउंट का बताएंगे और तीसरा नॉमिनल अकाउंट बताएंगे। ये तीनों का बुक के हिसाब से, जैसा कि बुक में दिया रहता है, ये तीनों बुक के हिसाब से और आपके यूट्यूब पे जितने भी चैनल हैं वैसे ऐसे ही दिखाया गया है कि ये कौन। उसके बाद हम आपको मॉडर्न रूल ऑफ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में भी बताएंगे, जिससे कि आप किसी भी एंट्रीज को बिना सोचे समझे, मतलब आप उसको सही तरीके से कर सकते हैं अगर आप हमारे मॉडर्न गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए, पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट को हम हिंदी में व्यक्तिगत खाता कहते हैं। इसको हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में होता क्या है, इसका ये रूल है, डेबिट द रिसीवर and credit the giver। इसका सिंपल सा मीनिंग है, पाने वाले को डेबिट करो। मतलब जो पैसे पाते हैं, जो गुड्स रिसीव कर रहे हैं, वो कोई भी हो, उनको हम डेबिट करते हैं। और जो देने वाला हो, वो गुड्स दे रहा हो या वो पैसे दे रहा हो, उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है कि जो भी पैसे पाता है, मतलब जो भी जिसके पास पैसे रिसीव्ड होते हैं, उनको हम डेबिट करते हैं और जहाँ से पैसे जाते हैं, मतलब जो देता है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने दूसरे अकाउंट की तरफ चलते हैं। दूसरा है हमारा रियल अकाउंट।
रियल अकाउंट का हमारा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग ये है कि इसमें है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखिए, इसका मतलब ये है जो भी वस्तु या पैसा आपके बिजनेस में आता है, जो भी वस्तु या पैसा आपके बिजनेस में रिसीव होता है उसको हम डेबिट करते हैं, और जो भी वस्तु या पैसे आपके बिजनेस से जाता है, मतलब जो भी वस्तु या रुपये आपके बिजनेस से जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये हमारा रियल अकाउंट का गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है। चलिए तीसरे पे हम आते हैं, जो कि नॉमिनल अकाउंट जिसे कहा जाता है। नॉमिनल अकाउंट इसका है कि डेबिट को एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं, मतलब कि जो भी हमारे बिजनेस में एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उसे हम डेबिट करते हैं, और क्रेडिट जो है हम इनकम और प्रॉफिट को करते हैं, मतलब जो भी हमारे बिजनेस में इनकम एंड प्रॉफिट होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो दोस्त, हम आपको इतना बता दिए कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी अकाउंटिंग में, आप अकाउंटेंट हो या आप पढ़ रहे हैं, आपको जनरल एंट्री हमेशा करना पड़ता है। जनरल एंट्री में आप एक चीज़ को डेबिट और एक चीज़ को क्रेडिट करते हैं। आप डेबिट और क्रेडिट करते हैं तो आप इसको किस बेस पे करेंगे, क्योंकि आपको जब जनरल गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग मालूम ही नहीं रहेगा तो आप डेबिट एंड क्रेडिट कैसे कर पाएंगे। तो इसी को करने के लिए, ताकि आप हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आपका कॉमर्स रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हो उसमें जनरल एंट्री ज़रूर पूछी जाती है, तो आप आसानी से कर सके, इसलिए मैंने आपको ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताया, जिससे कि आप जनरल एंट्री बहुत ही आसानी से कर सकें। तो इसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट में है डेबिट में आता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट में आता है इनकम एंड प्रॉफिट। फ्रेंड्स, अभी तक हम आपको ट्रेडिशनल गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को बता चुके हैं। ट्रेडिशनल गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, वैसे तो आप हर बुक में या तो अपने क्लासेस में इतना ही आपको पता होगा कि ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग एक ही होता है, लेकिन आपको हम इस वीडियो में दो चीज़ बताए हैं। इस गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को दो चीज़ों में बाइफरकेट किए हैं। पहला था हमारा ट्रेडिशनल गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हम अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको बता चुके हैं। दूसरा हम आपको बताने जा रहे हैं मॉडर्न गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप मॉडर्न गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को जानते हैं तो आप कोई भी एंट्री बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब आपको कहीं भी अगर कोई अचानक से भी आपको क्लासेस में भी अगर आपको कोई भी एंट्री देता हो, कितनी भी टफ एंट्री हो, अगर आप ट्रेडिशनल नहीं भी जानते हैं, अगर आपको ट्रेडिशनल में प्रॉब्लम होता है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंटिंग क्या होता है, क्योंकि वाकई में बहुत ही कन्फ्यूजिंग है और मुझे भी ये पहले नहीं समझ में आती थी कि ये कौन सी, पहले हम ये सोचते थे कि अकाउंट्स कौन सा है, फिर उसके बेस पे हम एंट्रीज बनाते थे। लेकिन अगर आप मॉडर्न गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप इसके बारे में अवेयर होंगे तो हम आपको पूरा वादा दिलाते हैं कि आप जो है कोई भी एंट्री कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी एंट्री कभी भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मॉडर्न गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जो हमारा है, रूल जो है, इसमें हम चार चीज़ों को पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा लायबिलिटीज़ के बारे में आप जानते ही होंगे। दूसरा है हमारा एसेट्स, तीसरा है हमारा इनकम, और चौथा है हमारा एक्सपेंस। ठीक है दोस्त, अगर आप लायबिलिटीज़, एसेट्स, इनकम और एक्सपेंस के बारे में जानते होंगे। देखिए, लायबिलिटीज़ क्या होता है? लायबिलिटीज़ मतलब मांगने वाली, हमको जितने भी रुपए या तो जो भी हमें अपने क्रेडिटर्स को पे करने पड़ते हैं वो हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं। तो ये जो लायबिलिटीज़ हैं हमें ये चुकाने पड़ते हैं। तो ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भार ही होता है कि इन फ्यूचर कभी भी हमको इसको चुकानी ही है। एसेट जो हमारी संपत्तियाँ होती हैं, वो कैश के फॉर्म में हो, फिजिकल एसेट्स हो, या तो बैंक बैलेंस हो, किसी भी फॉर्म में हमारे जो एसेट्स हमारे बिजनेस में होते हैं उसको हम एसेट्स कहते हैं। इनकम जो हमारी कंपनी या तो बिजनेस जनरेट करती है, जो हमारे डेली बेसिस पे या तो किसी भी बेस पे जो हमारी इनकम जनरेट होती है उसे हम इनकम कहते हैं। एक्सपेंस जो होता है, जो हमारी कंपनी को एक्सपेंस खर्चा करना पड़ता है, वो हमारा एक्सपेंस में आता है।
तो दोस्त चलिए सबसे पहले हम आपको लाइबिलिटीज़ का गोल्डन रूल बताएंगे। लाइबिलिटीज़ का, लाइबिलिटीज़ मतलब मांगने वाला। देखिए, अगर हमारे बिजनेस में जो लाइबिलिटीज़ है वो अगर बढ़ती है, मतलब जो हमारे बिजनेस में जो लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है, मतलब हमारी जो लाइबिलिटीज़ है वो इंक्रीज हो रही है, तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है। और अगर हमारे बिजनेस में लाइबिलिटीज़ घटती है, मतलब लाइबिलिटीज़ जो हमारी डिक्रीज़ हो रही है, तो सिंपली हम उसे डेबिट करते हैं। सिंपल सा आप अपने दिमाग में ये लेके चलिए कि जो भी हमारे बिजनेस की लाइबिलिटीज़ होती हैं, मतलब वो चीज़ें, जो वो पैसे जो हमें फ्यूचर में या कभी भी चुकाने हैं, तो हमारी लाइबिलिटीज़ कहलाती है। लाइबिलिटीज़ जब हमारी इंक्रीज़ होती है, मान लीजिए हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें कि हमारी लाइबिलिटीज़ जो है इंक्रीज़ हो रही है, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। अगर हमारी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो हम उसे डेबिट करेंगे। ये हमारे लाइबिलिटीज़ के गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में मैंने मॉडर्नली तरीके से आपको बताया है, और आगे हम आपको एंट्रीज़ के भी माध्यम से बताएंगे कि कैसे ये लाइबिलिटी घट रही है और कैसे ये बढ़ रही है। जो भी मैंने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बताया है, हम आपको अभी एंट्री भी बताएंगे, तो आप घबराइए मत। पहले आप ये समझते चलिए कि ये जो लाइबिलिटीज़ हैं ये कैसे इंक्रीज और डिक्रीज में इसके प्रोसेस क्या होते हैं। चलिए, तो हम आपको दूसरा बताते हैं जो एसेट्स हैं। अब हम आपको एसेट्स के बारे में बताएंगे। एसेट्स जो है उसको हिंदी में हम संपत्तियाँ कहते हैं। मतलब हमारे जो भी संपत्ति, जो वो कैश के फॉर्म में हो, फिजिकल एसेट्स हो, बैंक बैलेंस, जो भी हमारे बिजनेस में हमारी संपत्तियाँ होती हैं, उससे हम जो है एसेट्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर हमारी एसेट्स जो है हमारे बिजनेस में अगर घटती है, मतलब अगर एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है, कोई भी ट्रांजैक्शन हम किए और उसमें हमारी एसेट्स जो है डिक्रीज हो रही है, तो हम उसे सिंपली क्रेडिट करते हैं। और अगर हमारी एसेट्स जो है इंक्रीज हो रही है तो हम उसे डेबिट करते हैं। ठीक है। तो मतलब हमारी एसेट्स के अगर हम एसेट्स के पार्ट में चले तो हमारी एसेट्स अगर डिक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे, और जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं अगर उसमें एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो हम उसे डेबिट करेंगे। अब चलिए हम एक्सपेंस पे चलते हैं। एक्सपेंस पे जो हमारे बिजनेस के खर्चे होते हैं उसे हम एक्सपेंस करते हैं। अगर हमारे जो खर्चे हैं, बिजनेस में जो भी खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, अगर हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं तो उसे हम डेबिट करेंगे। और अगर हमारे खर्चे घट रहे हैं, मीन्स कि डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। अब हम आपको इनकम का बताएंगे। जो इनकम जो है हमारी कंपनी में इनकम अगर बढ़ती है, अगर इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। और जो इनकम हमारी डिक्रीज़ होती है, अगर इनकम घट रही है तो उसे हम डेबिट करते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि देखिए, आप 4 चीज़ों के बारे में अगर जानते हैं, लाइबिलिटीज़, एसेट्स, इनकम और एक्सपेंस, तो आप कोई भी जनरल एंट्री अगर मॉडर्न गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से करेंगे और आपको बस इन 4 चीज़ों के बारे में जानना है तो आप बड़े आसानी से हर एक एंट्रीज को कर पाएंगे। और मैं आपको एंट्री के माध्यम से चलिए बताते हैं कि कैसे ये डेबिट और क्रेडिट होने वाला है। तो सबसे पहला एंट्री है हमारा रवि किसी का नाम है, से 5,000 रुपये का माल खरीदा। देखिए, अब हम आपको चलिए इंग्लिश में भी लिख देते हैं। परचेज गुड्स ₹5,000 फ्रॉम रवि। तो मैंने आपको बताया रवि से 5,000 रुपये का माल खरीदा। इंग्लिश में परचेज गुड्स ₹5,000 फ्रॉम रवि। ठीक है। अब चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो 5,000 रुपये जो है ये गुड्स खरीदा गया है रवि से। ठीक है। तो रवि जो है हमारा ये लेनदार हुआ, मतलब कि लेनदार हुआ, इसको हमें 5,000 रुपये चुकाने हैं। 5,000 रुपये हमें
रवि को चुकाने हैं, ठीक है। अब देखिए रवि जो है वो लाइबिलिटीज़ हमारी हुई, क्योंकि हमें 5,000 रुपये रवि को देना है, क्योंकि मैंने उससे 5,000 का गुड्स खरीदा है। तो 5,000 का जो हम खरीदे हैं रवि से, रवि लाइबिलिटीज़ है। और हम आपको क्या बताए थे कि अगर लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है तो उसे क्रेडिट करते हैं। हम आपको थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि अगर लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5,000 का कोई भी सामान जब हम खरीद रहे हैं तो हमें उसे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब जिसको हमको 5,000 रुपये देने हैं तो हमारे लिए लाइबिलिटीज़ हुआ, हमारे यहाँ पे लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो हम मतलब कि रवि को जो है यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 5,000 से, ठीक है। अब देखिए जब हम कुछ भी परचेज़ कर रहे हैं तो जब हम माल को परचेज़ करेंगे तो परचेज़ जो है हमारे कंपनी में जो है परचेज़ का अकाउंट बढ़ेगा, मतलब कि जो भी हम खरीद रहे हैं तो उससे हमारा माल जो है गुड्स जो है वो बढ़ेगा। तो जब हमारा वो बढ़ता है तो जो हमारा माल ख़रीदा गया है कहीं ना कहीं हमारे लिए एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है, जब हम आपको पहले बता चुके हैं कि एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम परचेज़ को डेबिट कर देंगे। तो रवि से 5,000 रुपये का माल खरीदा, परचेज गुड्स ₹5,000 फ्रॉम रवि। तो देखिए रवि को हमको 5,000 रुपये चुकाने हैं, क्योंकि मैंने उससे 5,000 का गुड्स खरीदा है। तो 5,000 का जो ये चुकाना है ये हमारे लिए लाइबिलिटीज़ हुआ, मतलब इन फ्यूचर या कभी भी हमें 5,000 रुपये रवि को देना पड़ेगा। तो जो भी लाइबिलिटीज़ हमारी, हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर लाइबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज़ होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। और जब अब देखिए यहाँ पे बिज़नेस ने माल ख़रीदा, या मान लीजिए मैंने ही कोई इंडिविजुअल ने ही माल ख़रीदा है, तो मतलब गुड्स अगर हम परचेज़ किए हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस है, ये खर्चा है हमारे लिए ना, तो ये खर्चा है। तो अगर खर्चा हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे देखिए हमारी लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है और हमारे खर्चे भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब कि ये मॉडर्न गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में रवि जो है हमारे लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा, ठीक है, और जो हमारा गुड्स जो हम परचेज़ किए हमारे एक्सपेंस में आ जाएगा। तो बस आप इन दोनों का अपने ध्यान में लेके चलिए कि जब लाइबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज़ हो रही थी तो हम इसे क्रेडिट कर दे रहे थे, और जब हमारे एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ हो रहे थे तो हम इसको डेबिट कर दे रहे थे, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट DR टू रवि, परचेज अकाउंट DR टू रवि और 5,000 रुपये की एंट्री हम कर देंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा, हम आपको ये जो है एंट्री बताए हैं, ये 2 पार्ट को हमारे मतलब कि 2 पार्ट पे डिपेंड था, मतलब अफेक्ट किया है। पहला लाइबिलिटीज़, दूसरा एक्सपेंस। अब हम आपको दूसरी एंट्रीज बताने जा रहे हैं। तो दूसरा है 2,000 रुपीज़ नगद HDFC बैंक में जमा करवाएं, ठीक है। मीन्स ₹2,000 कैश डिपॉजिट इन HDFC बैंक। देखिए अब ये जो हमारा कैश है ये भी हमारे कंपनी का एसेट्स है, या तो हमारे बिजनेस का एसेट्स है, और जो हमारा HDFC बैंक है ये भी हमारे एसेट्स हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपये थे, उसमें से आपने 2,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपये थे और उसमें से 2,000 रुपये आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो आपकी जो एसेट्स है वो डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि थे आपके पास एसेट्स 5,000 रुपये। हम आपको बताया ना कि एसेट्स जो है कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, एसेट्स हमारे बैंक बैलेंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कैश जो है वो भी एसेट्स होगा, HDFC बैंक में हमारी जो सेविंग होगी वो भी हमारा एसेट्स होगा। देखिए यहाँ पे जो कैश है, मान लीजिए हमारे पास 5,000 रुपये थे, उसमें से मैंने 2,000 रुपये जो है
वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। तो 2000 जब 5000 में से 2000 बैंक में डिपॉजिट करवा दिए तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा घट गया ना। जब घट जाता है मतलब एसेट्स जब डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एसेट्स को क्रेडिट कर देते हैं। जब एसेट्स डिक्रीज़ होता है, एसेट्स डिक्रीज़ हो रहा है हमारा, तो इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए, जब हम अपने HDFC बैंक अकाउंट में ये 2000 रुपये ले जाके इसमें 2000 रुपये डिपॉजिट कर देते हैं, तो मान लीजिए हमारे अकाउंट्स में 10,000 रुपये थे, 2000 हम रुपये और जमा कर दिए, तो हमारी जो एसेट्स थी वो इंक्रीज़ ना हो गई, मतलब अब 12,000 रुपये हमारे अकाउंट्स में हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे एसेट्स डिक्रीज़ हो रहे थे, 5,000 में से 2,000 रुपये हम दे रहे थे अपने बैंक अकाउंट में, तो डिक्रीज़ हो रहा था, तो मैंने एसेट्स डिक्रीज़ कर दिया जिसको कि क्रेडिट कर दिया। अब देखिए हमारे यहाँ पे एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो जो है एसेट्स जब यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे इसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है। तो मतलब HDFC बैंक जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है हमारा, सेविंग या जो भी कह सकते हैं, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर में मैंने लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंस को अफेक्ट किया है, मतलब मैंने जो भी एंट्रीज़ बताया उसमें हुआ है। दूसरा मैंने जो बताया उसमें दोनों तरफ आपका एसेट्स इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे एसेट्स डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है, तो मैंने उसका जो है जो भी रूल था मैंने यहाँ पे लगाया। थर्ड एंट्रीज़ पे हम आते हैं। थर्ड हमारी एंट्री जो है वो 8,000 रुपये नगद शॉप रेंट दिया। ठीक है। पेड रेंट इन कैश ₹8,000। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा कैश है, अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं, ये जो हमारा कैश है ये जो है एसेट्स है। ठीक है। अब देखिए हमारी जो एसेट्स है वो हमारी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है। क्योंकि हम रेंट के देखिए हम आपको थर्ड एंट्री बताने जा रहे हैं जिसमें लिखा है कि 8,000 रुपीज़ नगद शॉप रेंट दिया, मतलब पेड रेंट इन कैश ₹8,000 रुपीज़। अब देखिए हम कैश में उसको रेंट पे कर रहे हैं, तो ये कैश हमारा क्या होता है, हमारा कैश एसेट्स में आता है, क्योंकि जो भी हमारे पास कैश होते हैं ये सब हमारे एसेट्स होते हैं। तो देखिए हमारे कैश जो है ये एसेट्स है, और क्या बोला है कि पेड रेंट इन कैश, हम कैश दे रहे हैं रेंट के रूप में, तो हमारा कहीं ना कहीं एसेट जो है डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। ये एसेट्स डिक्रीज़ हो रहा है, और जब एसेट्स डिक्रीज़ होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। यही रूल हम पढ़े थे, आप लोग जानते हैं, आपको पहले ही थोड़ी देर पहले मैंने बता चुका है कि जब भी एसेट्स डिक्रीज़ होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, और जब एसेट्स इंक्रीज़ होता है तो उसे डेबिट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैश हम दे रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास 10,000 रुपये थे, जिसमें कि 8,000 रुपये हमको रेंट के रूप में देना है। तो जब हम 10,000 में से 8,000 रुपये दे देंगे तो हमारी जो एसेट्स है वो डिक्रीज़ ना हो गई। जब हमारे पास मान लीजिए 8,000 रुपये आते कहीं से, तब वो हमारा इंक्रीज होता है। लेकिन 10,000 में से 8,000 हम रेंट चुका दे रहे हैं, मतलब हमारी ये पैसे कम हो जा रहे हैं, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा है शॉप रेंट। अब देखिए ये जो शॉप रेंट है ना, ये जो शॉप रेंट होता है ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा खर्चा है। ठीक है। ये हमारा खर्चा है। अब इस खर्चे को, जो शॉप रेंट का एक्सपेंस है, ये हमारा जो खर्चा है, ये देखिए ये बढ़ रही है। ठीक है। अब देखिए अब शॉप रेंट आप दे रहे हैं 8,000 रुपये, तो आपका एक्सपेंस बढ़ा ना, क्योंकि आप यहाँ पे रेंट दे रहे हैं, तो शॉप रेंट एक्सपेंस है, और आप इसको 8,000 रुपये चुका रहे हैं रेंट की मतलब रेंट की तरह रेंट दे रहे हैं, तो हमारा ये जो शॉप रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो एक्सपेंस जब बढ़ता है, एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो इसे हम डेबिट कर देते हैं। ठीक है। ये हमारी एंट्री थी। देखिए यहाँ पे ये दो चीज़ों को अफेक्ट किया है। पहला कैश जो है ये एसेट्स को अफेक्ट किया है, ये हमारा जो शॉप रेंट है ये हमारे एक्सपेंस को अफेक्ट किया है। ठीक है। अब कैश जो है ये एसेट्स को इनक्रीज किया है, तो एसेट्स हमारी डिक्रीज़ हो रही है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, और हमारी एक्सपेंस जो है इंक्रीज़ हो रही है तो उसको डेबिट कर देंगे। तो हमारी सिंपल सी एंट्री बन जाएगी हमारा। देखिए डेबिट क्या है, तो ये शॉप रेंट है, तो शॉप रेंट अकाउंट DR टू कैश हो जाएगा।
ठीक है, कैश अकाउंट, ये हमारी एंट्री थी। लास्ट एंट्री हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, आप अगर इसको समझेंगे तो आप अगर ट्रेडिशनल गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग नहीं भी जानते हैं तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि आपके बिजनेस में क्या आ रहा है क्या जा रहा है। और अगर डेबिट और क्रेडिट हम इसी वजह से करते हैं कि ताकि एक बिजनेसमैन को ये पता चले कि उसके बिजनेस में आ क्या रहा है, उसके बिजनेस से जा क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए हम आपको थर्ड एंट्री बताते हैं। ठीक है, थर्ड एंट्री तो हम आपको बता चुके हैं। चलिए अब आपको फोर्थ एंट्री बताते हैं। 5,000 रुपये नकद कमीशन प्राप्त हुआ। मतलब ये है कि कमीशन रिसिव्ड ₹5,000। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो कमीशन रिसिप्ट 5,000 इन कैश के रूप में हुआ है। तो कैश हमारा क्या है? कैश हमारा एसेट्स है। हम आपको कितनी बार पहले बता चुके हैं कि कैश जो है हमारा एसेट्स है। और जो अगर मान लीजिए आप कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है, आपको कमीशन रिसिप्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए इनकम होता है। एक बिजनेस के लिए कमीशन जब रिसिप्ट होता है उसके लिए इनकम होता है। अब देखिए यहाँ पे इनकम क्या है, बढ़ रहा है, क्योंकि हमको कमीशन रिसिप्ट हो रहा है, हमको पैसा मिल रहा है कमीशन के रूप में। तो हमारा कमीशन कहाँ है? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इनकम जब इंक्रीज होती है देखिए इनकम जब इंक्रीज होती है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो क्रेडिट हम कर देंगे 5,000 रुपये से। ठीक है, अब दूसरा देखिए यहाँ पे एसेट्स है। अब देखिए कमीशन रिसिव्ड 5,000 इन कैश। एक तो हमको इनकम रिसिव्ड हुआ ही हुआ जो कि बढ़ रहा है, दूसरा हमको एसेट्स मतलब कैश हमारा आया है, हमारे बिजनेस में कैश आया है। कैश हमारा एसेट्स होता है और एसेट्स भी तो हमारा 5,000 रुपये से इंक्रीज हो रहा है। दूसरा हम कमीशन मतलब कमीशन पाएँ तो इनकम इंक्रीज हुआ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कमीशन पाएँ तो इनकम इंक्रीज हुआ, कैश पाएँ तो एसेट्स इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे हमारे दोनों स्टेटमेंट में मतलब ये जो स्टेटमेंट है कमीशन और कैश वाला, ये दोनों हमारी इंक्रीज हो रही है। तो जब एसेट्स इंक्रीज होता है, एसेट्स जब बढ़ता है मतलब इंक्रीज होता है, तो इसको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, डेबिट करेंगे 5,000 रुपये से। अब देखिए डेबिट किसको किए? एसेट्स को। क्या है वो? कैश है। तो कैश अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट, क्योंकि कमीशन हमारा कमीशन कितने से? 5,000 रुपये से। 5,000 रुपये से दोनों हुआ है। अब देखिए कमीशन क्या है हमारा? कमीशन हमारा इनकम है और हमारा कैश क्या है? कैश हमारा एसेट्स है। ठीक है, तो आपको हम ये 4 रूल बताए हैं कि हमारा एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंस का रूल मैं आपको बताई, आपको मैंने लायबिलिटीज़ का भी रूल बताया, आपको मैं इनकम भी बताई और लास्टली मैंने आपको एसेट्स भी बताया। मतलब ये चारों चीज़ों को मैंने बताया कि कैसे ये इंक्रीज़ हो रहे हैं और कैसे ये डिक्रीज़ हो रहे हैं। और अगर ये इंक्रीज़ होते हैं तो क्या रूल होता है, अगर ये डिक्रीज़ होता है तो क्या रूल होता है। और ये तो हमारा मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग था, मतलब मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग था। और पहले हम आपको ट्रेडिशनल बता चुके हैं जिसमें कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट आता है। पर्सनल अकाउंट में आप जानते हैं मैंने आपको बताया है जो भी रूल था। तो ये सब हमारा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का मैंने आपको बताया। तो चलिए तो एक बार हम आपको पूरा अपना दिखा देते हैं कि मैंने आपको क्या क्या बताया है। देखिए यहाँ पे हम आपको गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बताया है कि यहाँ पे ये मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग है, लायबिलिटी, एसेट्स, इनकम, एक्सपेंस, ये सारा हम आपको इस प्रोसेस से पूरा लिख के बताए हैं। आपको ये समझ आया होगा। और दूसरा यहाँ पे मैंने आपको, ठीक है, तो मैंने आपको इतना बताया है। थैंक यू सो मच।